क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 14 हमारा ऊर्जा के स्रोत सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखिए उस दिन हम नहीं कर सकते हैं जब बादल वाले मौसम हो, ठीक है। धूप वाले दिन कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं, पवनों वायु वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जब बादल हो तो वहाँ धूप तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें बी हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए जैव मात्रा मतलब क्या होता है, ऐसा ऊर्जा स्रोत जो लकड़ी के जलाने पर, कोयला के जलाने पर, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलाने पर प्राप्त होता है, वो बायोमास यानी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण नहीं है, लकड़ी तो है, गोबर भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ये जैव मात्रा ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, जो भी हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। समझ में आ गया, ये नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है, यूरेनियम उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ हुआ, ऊर्जा स्रोत के रूप में, ऊर्जा के सोर्स के रूप में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा की तुलना हमें करना है और उनमें अंतर हमें लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसका आंसर देखिए, हम इस तरीके से लिखेंगे, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना। यहाँ पे है जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे सौर ऊर्जा। तो पहला देखिए क्या है, तुलना। आप इस अंतर भी कर सकते हैं। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय तथा समाप्य स्रोत है, यानी एक बार प्रयोग हो जाए तो बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है, समाप्त हो सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा की बात की जाए, ये नवीकरणीय है, इसे यूज करें तो समाप्त नहीं होता, ठीक है, ये बनते रहता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है, कोई भी जीवाश्म ईंधन को हम जब जलाते हैं, ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, उससे प्रदूषण तो होता है, पोल्यूशन होता है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा, ये महंगे होते हैं, केरोसिन, देखिए पेट्रोलियम, कोयला, ठीक, जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं ये सारे क्या हैं, ये महंगे होते हैं, जबकि सौर ऊर्जा सस्ता होता है। हम आसानी से सौर ऊर्जा हम प्रयोग में कर सकते हैं और कहीं भी ये उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन आपको कम से कम लिख लेने हैं। समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। देखिए जैव मात्रा मैंने आपको अभी बताया, जिसे बायोमास कहा जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए ईंधन के रूप में कोई भी पादप, जैसे प्लांट का भाग हो गया, लकड़ी हो गया, जंतु का उत्पाद हो गए, ठीक है, तो वो जलते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो जैव मात्रा कही जाती है। लकड़ी के जलने से कोयला, लकड़ी, ठीक है, गोबर, वो सारे क्या है, जैव मात्रा हैं। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, जैव मात्र तथा जल विद्युत की तुलना। जैव मात्र, जल विद्युत, इसमें प्रदूषण होता है, तो लकड़ी जलेगा, गोबर जलेगा, ठीक है, कोई भी पत्ते जलेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही, ठीक है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है जल विद्युत में। इसमें ऊंचाई से, यानी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है, गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलाया जाता है, जल विद्युत प्राप्त किया जाता है, इसमें ऊर्जा नहीं, इसमें प्रदूषण नहीं होता। इसमें जलने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती और धुआं निकलता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है, स्वच्छ होता है। इसमें ऊर्जा लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर आदि से प्राप्त किया जाता है और इसमें ऊर्जा देखिए जल के गतिज ऊर्जा से जल विद्युत के रूप में तैयार किया जाता है, भारी मात्रा में ऊर्जा इसमें उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का। समझ में आ गया, तो ये हमारा यही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 6 नंबर, निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। देखिए इसका हमें लिमिटेशन बताना है। पवन ऊर्जा होती है, यानी पवन चक्कियाँ चलाई जाती है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या वो नहीं कर सकती, ठीक है। और उसी तरीके से तरंग ऊर्जा बताना है, जो समुद्र के किनारे उत्पन्न किए जाते हैं। ज्वार भाटा भी बताना है, ठीक है, ये दोनों समुद्र से संबंधित है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए सबसे पहले पवन ऊर्जा की सीमाएं लिखेंगे। इसके संयंत्र केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ पे सालों भर हवा तीव्र चलती है, जैसे राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में
हम इसको चारों तरफ नहीं लगा सकते हैं, जहाँ हवा हो वहीं तो हम इसको लगा सकते हैं। ये पहला लिमिटेशन हो गया, सीमाएं हो गई। दूसरा, इसके रख रखाव उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि पवन चक्कियाँ धूप वर्षा आदि में प्रभावित होती है, ये ख़राब होंगी, ठीक है, तो वो सारा खर्च उठाना चाहिए। तो ये आपको लिख लेने हैं, ये पहले हो गई। अब इसके बाद हम लिखेंगे तरंग ऊर्जा की। देखिए इसकी क्या सीमाएं हैं। तरंग ऊर्जा का सिर्फ वही व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे बहुत प्रबल हो। ये समुद्र जो तरंगे उठती हैं वहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है टरबाइन चलाकर, ठीक है, तो वहीं पे उत्पन्न किया जा सकता है जहाँ पे प्रबल तरंग हो। जहाँ पे प्रबल नहीं हो तो वहाँ पे तरंग ऊर्जा हम विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते हैं। इसमें लगातार एक समान विद्युत शक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तीसरा है ज्वार भाटा। तो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध का निर्माण करके कर सकते हैं, जो सिर्फ सीमित स्थानों पर ही संभव है, ठीक है, और इसकी लागत भी अधिक होती है, क्योंकि बांध बनाना, उसे इकट्ठा करना काफ़ी खर्चे वाले काम है। तो ये समझ में आ गया। तो तीनों का हमने इसका आंसर कर दिया। इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, बी में समाप्य और अक्षय। देखिए क्या ए और बी विकल्प समान हैं, ये हमें बताना है। देखिए हम नवीकरणीय की परिभाषा करें, ऐसा ऊर्जा स्रोत जो निरंतर प्रयोग किए जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, तो वो हो गए नवीकरणीय संसाधन। जल विद्युत भी हो जाएगा, तो ये अक्षय ऊर्जा में आते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अनवीकरणीय, जिसमें जीवाश्म ईंधन शामिल है, एक बार ख़त्म हो जाए तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ये समाप्य संसाधन है। समझ में आ गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए इस तरीके से लिखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो बार बार प्रयोग करने पर कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, वायु ऊर्जा। अतः ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अंतर्गत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रयोग करने पर ख़त्म हो सकते हैं, इसे समाप्य संस्रोत कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। अतः ए और बी विकल्प समान है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं। जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं उसके कौन कौन से गुण होते हैं वो हमें बताना है। देखिए अच्छे ऊर्जा स्रोत के निम्नलिखित गुण होने चाहिए कि जो भी स्रोत हो उससे ऊर्जा पर्याप्त आसानी से मिल सके, ठीक है, और उसे प्राप्त करना सस्ता हो, आसान हो, और ज्वलन ताप उच्च हो, कोई प्रदूषण न हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 9 नंबर, सौर ऊर्जा का उपयोग करने से क्या लाभ और हानियाँ हैं। क्या ऐसे क्षेत्र जहाँ सौर कुकर से सीमित उपयोगिता है। तो इसका आंसर देखिए हम करेंगे, सबसे पहले लाभ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हानि यानी सीमाएँ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए आखिरी सवाल हमारा 10 नंबर, ऊर्जा की बढ़ती मांग से पर्यावरण परिणाम क्या, इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। देखिए ऊर्जा की जो मांग बढ़ेगी तो वो किससे पूरा होता है, जीवाश्म ईंधन से होता है, कोयला और पेट्रोलियम से होता है। कोयला से तापीय ऊर्जा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, और पेट्रोलियम से तो वाहन चलाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, अनवीकरणीय है, और ये समाप्य है, और इससे पर्यावरण पर भारी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो वही हमें बताना है कौन कौन से नुकसान पहुंचते हैं, और कम यानी खपत को कम करने के उपाय भी बताना है। तो इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं, ठीक है। धन्यवाद।